Okay. Now, chapter number 12 13 होगा मेरे 11. What does it mean by friction? When the two objects are in contact, then a force which opposes the relative motion between them is called friction. Let us see. आपने पहले पढ़ाया हुआ है। हाँ, जैसे ये टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट है, ये आगे जाना चाह रहा है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो थोड़ी, मैं इसको अगर ऐसे छोड़ भी दूँ तो थोड़ी देर में रुक जाएगा, तो कौन सी चीज़ है जो इसे रोकेगी? फ्रिक्शन. So when two objects are in contact, then a force opposes the relative motion between them, and that force is called friction. दिव्या रिपीट करो. हाँ बोलो. फ्रिक्शन. हाँ When two objects are in contact हाँ and opposite देखो फ्रिक्शन. The force which opposes, बात ना करें, which opposes relative motion between two objects in contact. तुम्हारे आसपास लोग बात कर रहे हैं, आरव तुम बोलते भी नहीं हो. तो नहीं होंगे और दीदी कर रहे हैं। The force which opposes relative motion between two objects in contact is called friction. अब इसका मतलब समझो, मान लीजिए ये ग्राउंड है और इस पर एक कोई भी चीज़ है जिसको कि हमने चला दी, बट इट इवेंचुअली स्लोज डाउन. ये क्या होगी? ये स्लो डाउन होगी और फिर थोड़ी देर बाद ये क्या होगी? धीरे धीरे ये रुक जाएगी, ये स्टॉप हो जाएगी. पहले तो स्लोज डाउन है, फिर देन स्टॉप. सो देयर इज ए फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. आप कभी भी कोई ब्लॉक को ही छोड़ दो, देखो ये भी किया, देखो ये प्रैक्टिकल, ये रुका कि नहीं? तो इस तरीके से एक फोर्स है यहाँ इस पर इधर की ओर काम कर रहा है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है. तो वो धीरे धीरे ऐसे ही, तुम मान लो आगे जा रही हो अपनी साइकिल से, पीछे से रिया कैरियर खींच ले, तो क्या तुम्हारी साइकिल आगे चलेगी कि थोड़ी देर में रुक जाएगी? रुक जाएगी. तो समझो फ्रिक्शन हुई, ये तुमको आगे जाने से रोक रही है. सो रिया एक फ्रिक्शन का काम करेगी. सो इस चीज को रिपीट करो आयुषी. So what is friction? The force which acts is the force which opposes relative अच्छा अभी बताओ. motion between two objects is which is in contact is called friction. क्या ये दोनों हाथ आगे चल रहे हैं, दो चीजें कांटेक्ट में, अभी फ्रिक्शन लग रहा है कि नहीं? No sir, no sir. क्योंकि इनमें रिलेटिव मोशन नहीं. रिलेटिव मोशन का मतलब है जैसे ये मान लो ऐसे ऐसे है, तो अभी रिलेटिव मोशन नहीं है, तो इनमें फ्रिक्शन नहीं. लेकिन अभी रिलेटिव मोशन है क्या? क्योंकि एक आगे जा रहा है, दूसरे के कंपैरिजन में एक आगे पीछे बढ़ा, तो उससे आप ऐसे करो तो देखो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फिर अल्टीमेटली हैंड वार्म हो जाएंगे. तो ये चीज होती है कि नहीं? सो समथिंग विच अपोजेस, द फोर्स विच अपोजेस, एंड इट इज द फ्रिक्शन. ये देखो, मान लीजिए हम जमीन पे पैर रखते हैं, तो हमने पैर रखा जमीन पे, ये तो फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. तो अगर मान लो ये पिछला पैर है, अगर ये फिसल गया होता तो क्या हम आगे बढ़ पाते? तो हम इस पैर से ज़मीन को पीछे रोल कर रहे हैं, तभी तो आगे बढ़ पाए. फिर हम इससे रोल कर रहे हैं. सो अगर ज़मीन पे बहुत सारा तेल पड़ा हो और हम करना चाहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये इनके बीच में फ्रिक्शन ही नहीं होगा. फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाई पुटिंग ऑयल. कोई बहुत स्मूथ सरफेस हो तो क्या फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है? आप कैरम बोर्ड में पाउडर क्यों डालते हो? कम होता चलेगा. ये चीज़ होती है कि नहीं?
सो फ्रिक्शन रिड्यूस किया जा सकता है। किस तरीके से? ऑयल अप्लाई करके मशीन्स में फ्रिक्शन अनडिजायरेबल है, लेकिन हमें चलने के लिए क्या फ्रिक्शन डिजायरेबल है? जो रेसिंग ट्रैक होते हैं उनके लिए क्या फ्रिक्शन उनकी ज़मीन के बीच में डिजायरेबल है? हमारे टायर जब घिस जाते हैं या स्कूटर या कार के, किसी के पास कार होगी तो वो लोग फिर नए टायर लगाकर कहाँ जाते हैं? जब कोई माउंटेन या हिल पर जाते हैं, क्योंकि अगर टायर घिस जाएंगे तो चिकने हो जाएंगे तो कार फिसल जाएगी। और कई बार तुमने देखा जैसलमेर में जब चढ़ाई करते हैं रेत के टीले पर तो कार के पहिए पे चेन बांध दी जाती है, ऐसा करके फ्रिक्शन बढ़ा दिया जाता है। कभी तुमने ऐसी गाड़ी देखी है जो चलते चलते उलट पुलट जाती है और फिर वॉल पे भी चढ़ जाती है? एक छोटी सी कार आती है वो उलटती, उसके पहिए देखो उसमें वो डॉट्स निकले होते हैं, तो इसका रबर जैसा डॉट है ना। तो इससे क्या होता है बताइए कि मान फ्रिक्शन जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि स्लिप ना हो या स्किड ना हो कोई दो चीज़, तो उसके लिए क्या चीज़ जरूरत है? फ्रिक्शन अगर अच्छा होगा तो अगर आपके और ज़मीन के बीच में अच्छा फ्रिक्शन होगा तो फिर आप चल लोगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार बहुत रेत आ जाती है, कुछ आ जाती है, तो आप रोल करके खुद गिर जाते हो, यहाँ पर स्क्रैच आ जाता है। तो अगर ज़मीन में सही ग्रिप है तो फिर आप गिरोगे नहीं। आपको मालूम है कैलिफोर्निया की जो रोड है वहाँ रबर बिछाई गई है क्लियर कि 200-300 की स्पीड से भी चलाओ और तुम्हारी कार ऐसे ऐसे चल के ऐसे भी हो के चले तब भी तुम्हारी कार सड़क होना छोड़े, रबर ऐसे चिपका लेती है। तो वहाँ पर रोड के ऊपर रबर है, कंक्रीट तो छूट जाती है लेकिन रबर क्या है? अगर एक रबर या बिटुमेन डाल दिया जाए, बिटुमेन जानते हो? ये कार्बन कंपाउंड है, इससे 3 mm मोटी लेयर है, वो बीच बीच में रेगुलर छिड़काव किया जाता है, जैसा कि रेसिंग ट्रैक में भी किया जाता है। अब जरा देखो बुक में कुछ फिगर है, एक फिगर में ये दिखाया गया है कि पहला फिगर देखो तो बनाना है, तो लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाया और मुंह बिचका के छड़ी उठाई और छड़ी के नीचे छिलका आया, लाला जी गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय। ऐसा होता है कि नहीं? सो इसमें ये जो बनाना है उसकी वजह से क्या हुआ? दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन रिड्यूस, तो उनका पैर फिसल गया एंड ड्यू टू दैट वी कैन नॉट मूव अहेड इफ फ्रिक्शन इज रिड्यूस। तो फ्रिक्शन से हमें फ़ायदा क्या है बताइए? ये क्या करता है? हेल्प्स अस टू वॉक ऑन रोड, इट हेल्प्स ऑटोमोबाइल्स टू रन ऑन रोड। समझ आई बात? फ्रिक्शन क्या बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। हाँ, बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, तो हमको चलने में यही चीज़ें बताई जा रही है। जरा पढ़ो नीचे। सो फ्रिक्शन हेल्प्स अस। अच्छा एक और बात बताओ अनमोल, आप भी बता सकते हो, कोई नहीं बता सकता। मान लीजिए कि अगर आप कोई आइस है, आइस का ट्रैक है, जब जमी हुई बर्फ है, उसमें ब्रेक लगाओ तो गाड़ी रुक जाएगी कि ब्रेक लगाने के बाद भी आगे फिसलती चली आगे जाएगी? फिसलती जाएगी क्योंकि सर वो फिसलती जाएगी, टायर रुक जाएगा लेकिन वो फिसलती चली जाएगी। और ऐसे रोड हो तो रुक जाएगी। तो ये फ्रिक्शन ही हमको ऑटोमोबाइल को इट मैनेजेस टू रन प्रॉपरली। फ्रिक्शन नहीं होगा तो उससे स्किडिंग के चक्कर रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो इस तरीके से फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक ऑन रोड। अब आगे देखो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वॉक ऑन ए स्मूथ रोड। अगर बहुत स्मूथ सड़क होगी तो चलना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग देखते हैं अपने घर में कि मेरा कुत्ता है, वो मार्बल के ज़मीन पे कितना वो करता है, सफ़र करता है, उसको पैर रखेगा बार और उसका फिसल जाता है। तो वो चीज़ क्या होती है, इसलिए हम और उसकी घिसाई नहीं कराते, नहीं तो उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है। समझ में आ गई बात कि नहीं? फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू वॉक ऑन रोड। अब देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव कार ऑन ए स्लिपरी रोड। अगर तुमको मालूम है बारिश होती है तो रोड स्लिपरी हो जाती है, तो स्लिपरी रोड में एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। तुम्हारी गाड़ी है वो सही से चलेगी नहीं, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, वाटर है तो बीच नीचे कंक्रीट भी उखड़ आती है, तो स्लिपरी रोड में स्किड के चांस ज़्यादा हैं। या बर्फ़ पड़ी हो तो बर्फ़ के बीच में तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, उतना फ्रिक्शन नहीं है, तो बर्फ़ पड़ी होगी और ज़रा सा कोई भी
बैंकिंग होगी, रोड पे बैंक मोड़ जरा सा ऐसे तिरछी रोड होती है उसको कहते हैं बैंकिंग, तो फिसल जाएगी। और अगर उस पर रबर है तो चिपक के चलेगी। समझ में आया? उसके से टायर में भी हाँ? जैसे कई बार क्या होता है, ऑडिटोरियम ऐसे बना होता है कि नहीं, ऑडिटोरियम, तो ऐसे जब रोड पहाड़ों पे चलती तो ऐसे ऐसे चलती है, तो उस पर आराम से चला जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर बर्फ पड़ी है तो वो तुरंत स्किड कर जाएगा, सिर्फ मौत का कुआं हो जाता है। मौत के कुएं में भी फ्रिक्शन की वजह से ही लोग चल पाते हैं। सो दैट इज नाउ। अब जरा देखो दूसरी चीज क्या कही गई है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जी, अगर मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट को आपने इधर चल रहा है तो इस पर फ्रिक्शन किधर की ओर लगेगा? नीचे लगेगा। मतलब क्या ये डायरेक्शन सही है फ्रिक्शन का? नो सर नहीं। तो जो मोशन है उसके हमेशा अपोजिट होता है। तो अब हम ये देखें, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट अगर अब इधर चलने लग जाए तो फ्रिक्शन किधर लगने लगेगा? तो इधर लगेगा। सो इससे क्या पता चला आपको? फ्रिक्शन एक्ट्स ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, वो हेल्प नहीं कर सकता आपको, रोक सकता है। हाँ, मान लीजिए कि अगर ये इधर जा रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगेगा। कभी आपने ऐसा सोचा देखा है कि बहुत तेज हवा चल रही है और आप ऐसे ऐसे चल रहे हो और कोई चीज़ आपको रोक रही हो, ठीक है? तो उस समय जैसे वो हवा काम कर रही है आपके लिए, वही समझो फ्रिक्शन करता है। सामने से हवा आ रही तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है, इट अपोजेस एनी काइंड ऑफ मोशन, और इसी वजह से चीज़ रुक जाएगी। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो फ्रिक्शन एक्ट्स opposite to direction of motion। क्या ऐसी अनमोल कोई प्रिफर्ड डायरेक्शन है कि जिस तरफ बैट से मार दिया जाए तो बॉल आगे चल के कभी ना रुके, कि चाहे किसी भी डायरेक्शन में मारोगे रुकी जाएगी? सर अगर आइस होगी तो सर रुकेगी नहीं, लेकिन फिर रोड होगी तो रुक जाएगी ना। पवेलियन पे तो रुकी जाएगी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस डायरेक्शन में मारो तो फ्रिक्शन सपोर्ट कर देगा, वो रोक ही लेगा। सो इसलिए हमेशा ये मोशन के अपोज ही करती है, ठीक है ना? फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट। अब जरा देखिए, तो ऐसा इस बुक में दिखाया गया है कि दो फिगर हैं। एक तो ये है, बुक को इधर जब वो कर रहा है, जैसे इन्होंने इधर मारा तो अभी भी रुके, अगर ये उधर से इधर मारते तो भी रुके। तो प्रैक्टिकल ये करके दिखा रहे हैं, इससे आपको पता चलता है ना। अब जरा देखिए कि तो पहला फीचर हमने क्या देख लिया कि ये क्या करता है, अपोजिट करता है। सेकंड, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर ग्लास है और ये भी ग्लास प्लेट है और ये भी ग्लास है, और दूसरा ये रबर है और इसके ऊपर रबर है, तो बोलो किस केस में ज़्यादा मुश्किल होगा मूव करना? बताओ, ये बता नहीं। दूसरा क्या था? आप जमाई ले लो, याइन कर लो पहले, सो लो, एक नींद सो लो, अभी फिर आएंगे। तो अभी आई हो, अभी सोने लो, पहले से सो के आया करो, ठीक है बेटा? हाँ, ग्लास पेयर है। सो इससे आप क्या कंक्लूड कर रही हैं? बोलिए प्रीतिका। ज़्यादा वो फ्रिक्शन नहीं करता। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट। रिपीट करो। हाँ, फ्रॉम नेचर। बोलो। इन कांटेक्ट। और पहला फीचर हमने क्या देखा था? अपोजिट, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू दैट। और सेकंड अभी क्या बोला इन्होंने? हाँ, ठीक बोल रहे हैं। हाँ, फ्रिक्शन डिपेंड्स, यानी यहाँ पर मोर फ्रिक्शन है और यहाँ पर लेस फ्रिक्शन है।
फ्रिक्शन की यूनिट भी न्यूटन होती है। मान लो अगर यहाँ पे 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है तो यहाँ 4 न्यूटन लगेगा। ये रबर है और ये भी क्या है, रबर। तो ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। और अगर मान लो ये लकड़ी और लकड़ी पे लकड़ी रखेंगे फिर तो ये आराम से चल जाएगी, उतना वो नहीं होगा ना। रबर पे रबर चलाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन डिपेंड्स, इस चीज पे डिपेंड करता है ऑन नेचर, नेचर ऑफ सरफेस एरिया, नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देख लो, बातों ही बातों में आरव ने बहुत बड़ी बात कह दी। सब नहीं जानते हैं, हम और आरव ही जानते हैं इस वक्त। इन्होंने अभी बोला कि मान लो ये है और इस तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है और किसी ने किसी को पलट के रख दिया, वही चीज है, बस एक सीधा रखा है और एक उल्टा रखा है। तो किस केस में फ्रिक्शन, अभी बोला इन्होंने कि नहीं एरिया, तो बताओ दोनों का एक ही चीज बस पलट के रख दी। सो फ्रिक्शन किस केस में सृष्टि ज्यादा लगेगा? फर्स्ट वाले में, फर्स्ट तुम पहले से ही बता देते हो, सृष्टि से पूछा, सृष्टि बताएं पहले से आंसर नहीं बताया। हाँ बोलो, करेक्ट। जैसा कि सृष्टि ने बताया और आरव ने भी पहले बताया कि फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्टैक्ट एरिया। बहुत बड़ी बात है, एक 8th का बच्चा इतनी छोटी एज में बता रहा है और अनमोल भी जानता है। प्रैक्टिकली ये लोग जानते हैं तभी तो बोल रहे हैं। सो इन्होंने पहले याद दिला दिया, सर एरिया वाले तो आपने बताया ही नहीं। तो फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखो इस बात को, देख लो, वो प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहा हूँ। फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट में नहीं डिपेंड करेगा, आप ऐसे रखो वैसे रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों ही केस में उतना ही एरिया लगेगा। अब जरा देखो, अब इन्होंने चौथा प्रॉपर्टी, देखो प्रैक्टिकल करते जा रहे हैं, सर हिंट भी दे रहे हैं। इट इज एक्यूट माइंडेड, इसको कहते हैं एक्यूट शॉट। इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाला बालक है। अब देखो, तो जिसका ज्यादा एरिया होगा वो फिर ज्यादा फ्रिक्शन लेगा। लो इन्होंने बता भी दिया कि जिसका ज्यादा एरिया होगा उसमें भी उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। हर चीज सामने बता रहे हैं वो, और तुम्हें क्या चाहिए? वो कह रहे हैं एरिया पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इंग्लिश से हिंदी बना लेते हैं। अब देखो 4, मान लीजिए कि 2 अलग अलग चीजें हैं। अब ये एक छोटा सा क्यूब है, अब ये देखो, और यहाँ पर एक अलमीरा है। तो बताओ कि किसको खिसकाने में आपको ज्यादा मेहनत लगेगी? तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन किस केस में ज्यादा है? सो फ्रिक्शन ऑन हैवियर ऑब्जेक्ट्स इज मोर। इस चीज को तो तुम ऐसे भी खिसका सकते हो या 2 उंगली से। क्या अलमीरा को 2 उंगली से खिसका सकोगे? तो इस तरीके से, यानी इफ मास इज मोर, द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोर, देन द फ्रिक्शन विल बी मोर। एरिया पे डिपेंड करता है, कहाँ कर रहा है? दोनों केस में इक्वल, डज नॉट डिपेंड। अब जरा देखो कि मान लीजिए एक बहुत भारी चीज है, तुम ऐसे खिसकाओ, और या फिर बहुत भारी चीज को तुम सोचो कि ऐसे रख के खिसका दे, तो क्या तुम सोचते हो तो 0 एरिया कर दिया तो आसानी से खिसक जाएगा? कुछ नहीं खिसकेगा, आपको कोई मार्जिन नहीं मिलेगा। समझ आई बात? तो उल्टा रख देने से कुछ भी ऐसा नहीं होगा। एरिया से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। फिर इसका बताओ रैयान, इसमें क्या लिखें? बोलो, हाँ बोलो। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन वेट। हाँ, it directly depends on weight. यानी for heavier objects the frictional force is more. For heavier, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। हाँ, friction is more. फ्रिक्शन ज्यादा होता। तो इस केस में अगर मान लीजिए फ्रिक्शन ज्यादा है और पहले वाले केस में कम है। अब आगे देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो
फैक्टर्स देखिए, आप अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये देखो मान लीजिए हमने ये इसमें ऐसे लगा दिया, ठीक है, और फिर हम इसको खींचें। अब ये तो क्या है कि थोड़ा सा हल्का है, तो जो भी चीज़ हम खींचेंगे, आपकी बुक में बना हुआ स्प्रिंग बैलेंस, तो थोड़ा भारी होना चाहिए। सर मेरा वाला भारी है। सर ये ठीक है, हल्का भी अगर सर ये देखो सर, हाँ। तो इस तरीके से इसको खींचें तो फोर्स लगेगा। तो अब इसमें क्या है कि हम ये देखेंगे कि अलग अलग चीज़ रख रख के खींचें, तो इससे ये पता चलेगा कि किस चीज़ में फोर्स ज़्यादा लग रहा है। सो नाउ उससे हम ये पता लगा लेंगे कि किस क्या रीडिंग है। तो समझ में आया? तो इससे आप प्रैक्टिकल करो और देखो कि क्या रीडिंग है। लीजिए, तो कोई कोई चीज़ आप इधर उधर खिसकाओ और देखो अलग-अलग चीज़ अलग-अलग बॉक्स में किसका क्या। नहीं, उसको इस पे चला दो ऑब्जेक्ट पर, ये लो। सो इससे पता चलेगा, फिर डिपेंड ऑन ठीक है, या फिर डिपेंड करता है। तो ऐसा आपकी बुक में स्प्रिंग बैलेंस है, पता चल जाएगा कि कोई भी चीज़ है। जैसे ये इस पर लगाओ और फिर इस पर एक और बुक रख दो, पहले सिंगल से करो, है ना, और फिर तब देखो, तो इससे पता चलेगा कि किसी चीज़ में, ठीक है। अब मान लो इसके ऊपर एक और वो रख दिया बैग, वो एक पेंसिल बॉक्स होगा, तो इससे क्या होगा, ओके। हाँ, तो आप इस पर फिसलाओ तो पता चलेगा, फिसलेगा। फिर इसकी रीडिंग लो। देखो जैसे ये कर रही है, 3 बॉक्स रख दिया, एक तो रख के देखा, फिर 2 को, तो क्या ज़्यादा मास होने पे डबल रखने पर क्या डबल होता है? ये लोग भी अच्छा कर रहे हैं, 2 बुक रख के देख रहे हैं, एक ही जैसी बुक है साइंस की, तो डबल हो गया। सर हमारा 200 आ रहा है। 200 आया इनका, ये देखो, ये देखो, तो इससे पता चल गया। ठीक है, अब हम आगे देखें। Now next is okay. इसके रीडिंग से आप पता कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों ने ये देखा कि जब ज़्यादा मास रखा है तो ज़्यादा रीडिंग आ रही है, और कम मास पे कम डबल। उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, देवव्रत और रेयान ने, उन्होंने वही बुक 2 रखी, मतलब साइंस की, तो उससे उसका डबल मास हुआ। तो पहले इनकी रीडिंग 150 आ रही थी, और जब डबल बुक रख दी तो 300 आने लगी। तो इन लोगों ने कंफर्म कर लिया कि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आई बात कि नहीं? अगर उन दोनों सरफेस के बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होती? 0। क्योंकि ऐसे केस में मान लो बिल्कुल फिसलने वाली सरफेस है, और जरा सा स्ट्राइकर से गोटी पे मारो, छूता ही डक 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 लगेगी, और ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो मेहनत लगेगी। और नहीं तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आपने देखे बहुत अच्छे बोर्ड जिसमें बहुत टच करते हैं, बोर्ड आता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन ना होने पर आपके स्प्रिंग बैलेंस की कोई भी रीडिंग नहीं आती। ये स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग से जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, मास को या उसके वेट को, तो बैलेंस करते हैं। तो स्प्रिंग बैलेंस, फिजिकल बैलेंस होता है, स्प्रिंग बैलेंस होता है, इलेक्ट्रिक बैलेंस होता है। जैसे आजकल ये लोग रखते नहीं सब्जी वाले, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, रीडिंग देता है, तो वो इलेक्ट्रिक बैलेंस है, और ये स्प्रिंग बैलेंस है। फिर एक गोल सा भी होता है ना, वो तो नाउ अब जरा देखें, तो इसमें स्प्रिंग बैलेंस से एक ईंट खींची जा रही है। क्या आपकी बुक में दिखा? ईंट वाला। तो उन्होंने देखा कि एक ईंट अगर खींचेंगे, फिर उसके ऊपर एक और रखकर खींचेंगे, तो उससे पता चलता है कि नाउ देयर विल बी मोर फोर्स ऑफ। अच्छा, जब तुम फोर्स लगाते हो
तो किसके अगेंस्ट में लगा रहे हो? देखो मान लीजिए कि आपने किसी चीज को ये तो ये इसको धक्का दे रहा है और ये धक्का दे रहा है, तो ये फोर्स लगा रहा है इस चीज में। तो फोर्स जब इधर लगा रहा है तो फ्रिक्शन इधर है। अगर ये फ्रिक्शन 10 न्यूटन का है तो इसे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? क्योंकि अपोजिट में 10 न्यूटन लगाएगा तभी ये चलेगा, बल्कि इसे 10.1 लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा। 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा और फिर उसे और थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। सो यू आर पुशिंग समथिंग अगेंस्ट फ्रिक्शन। कभी कभी तुम्हारे स्कूल का ड्रॉर जो टीचर के टेबल का है वो इतना फ्रिक्शन की वजह से जैम हो जाता है कि खुलता भी नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? या कभी गेट ऐसा हो गया कि नहीं खुल रहा है तो आप ग्रीस का यूज़ करते हो, ग्रीस या ऑयल का, तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। अदरवाइज ये सो फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट इज टू काउंटर एक्ट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर एक्ट करने के लिए क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या प्रीतिका फ्रिक्शन मास पर डिपेंड करता है? बोलो देवांशी। यस सर, मास पे डिपेंड अगर मास बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। रुक जाओ अभी। क्या फ्रिक्शन एरिया पर डिपेंड करता है? क्या फ्रिक्शन ये टाइप ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट पर डिपेंड करता है? मास में कर लेता है तो वेट पे। अब ये देखो, ये यहाँ पर दो लोग हैं, अनमोल और आरव। ये देखो इसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? लेट अस सी कि मान लीजिए कोई एक कार्डबोर्ड रख दिया और कार्डबोर्ड रखने के बाद उस प्लैंक पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि किसी चीज को फिसलाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक दिस। अब ये देखो, मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको रखा और रखने के बाद अगर हम कोई चीज गिराएंगे तो क्या होगा? तो फ्लिप हो जाएगा। ये देखो, तो मान लीजिए धीरे धीरे आप एक एक चीज को धीरे धीरे ड्रैग करो तो आप ये देखो कि सब अलग अलग तरीके से होंगी। समझ में आई बात कि नहीं? ये देखो, तो ये थोड़ा सा ऐसे कर दो तो ये देखो, समझ में आया? और जो अब ये देखो ये नहीं हो रही, तो इससे क्या पता चलता है कि किसमें फ्रिक्शन कम है किसमें ज़्यादा है? जैसे ये है और ये तीन चीज़ रख दी, अब देखो इससे पता चलेगा। जैसे मैंने तीन चीज़ रख दी हैं तो पहले कौन सी जाएगी? हम धीरे धीरे उठाते जा रहे हैं, तो फिर वो आई फिर ये आई लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में हुआ? इसमें, क्योंकि ये आ जा रही है, लेकिन इसी पर ये रखेंगे तो नहीं आ रहा, तो ये ज़्यादा पे आ रहा है। समझ में आ गई? तो और सर एक मिनट वुड के साथ वुड करके देंगे तो सर? वुड के साथ वुड कर लो। तो अब इन दोनों को रख के देखो, जैसे ये चाहते हैं कि इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए, तो मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे इसे वो करूँ, तो जो पहले चल जाए तो उसमें लेस फ्रिक्शन है। तो इससे हुआ, इसमें अब ये नहीं चलेगा। अब इन दोनों में पहले कौन चलेगा? देखो, अरे ये कुछ बात होगी जैसे चीटिंग कर रहे हैं। नहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई बात होगी, यही पहले चल रहा था। ठीक है, अब कड़े में और इसमें देखने पर कड़े में ज़्यादा आसानी से चला, ये सबसे ज़्यादा राइट। चलो, तो इससे क्या पता चलता है कि फ्रिक्शन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? सरफेस हम इंक्लाइन करते चले जाएं तो पता चलेगा। ऐसा ही प्रैक्टिकल इन दोनों ने किया है। ये देखो, 4 बुक के पास रख दिया, फिर धीरे धीरे एक एक चीज़ रोल करते गए और रोल करने से पता चला कि क्या पहले चलता है। अब देखो, no wrinkles on the floor. Try the activity again. तो अब इसमें इन्होंने क्या कहा कि you may use a wooden rubber board supported by bricks. Put a mark with pen at any point on the incline. Now let a pencil cell move down. How far does it move on the table before it is coming to rest? जैसे इन्होंने कहा कि मान लीजिए ऐसा हो और उसके बाद इस पर कोई चीज़ रोल करा दो या सेल को रोल करा दो, तो उससे क्या होगा बोलो? मेरे पास सर मान ये लीजिए जैसे सेल है, तो कह रहे हैं कि जब सेल को रोल कराएंगे तो रोल करने के बाद ये बहुत आगे जाएगा, और ऐसा सेल से कराया गया है तो देखो अगर इससे ये हटा दें ये अपनी बुक, और देखो ये कहाँ तक जाएगा, तो ये कह रहे हैं नोट, ये देखो
ये बहुत आगे तक जा रहा पेन को है। देखना तो सर। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये कितना आगे जाएगा। ऐसे भी बोलते हैं जैसा को मेरे यार का पेन भी देख लो। यहाँ तक सर है। सबको बोल हाँ सर पेन को चला लाओ। फ्रिक्शन होता है नहीं ये टेढ़ा चला गया। ला ये निकला क्या? मुझे फ्रिक्शन है जल्दी रुक गया समझ में आ गई ना? यही प्रैक्टिकल किया गया कि कितनी आगे तक जाए। ये रोड एनिमल है इसलिए उधर ढूंढा गया। चलो, so the same practical has been demonstrated that if we put a cell on the inclined plane, how far it goes on the planar surface. ये inclined plane है। ये कैसा plane है? Inclined plane। तो अलग अलग चीजों से जब कोई चीज ऐसे ऐसे, ये देखो क्या ये ऐसे ऐसे गया? अच्छा, अब जरा देखो, अगर मैं इस पर ये ऐसे डालता तो क्या होता? देखो दो अलग अलग चीजें मैंने बताई, फिर से समझो। एक चीज है, लो वो बता दीजिए। हम इनसे कहते हैं पहले से मत बताया करो बच्चों को, क्योंकि ये इन्होंने बता दिया कि सर अगर ऐसे रखोगे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन और ऐसे रखोगे तो रोलिंग। किसमें ये ज्यादा दूर जाए? देख लो, आप देखिए, ये देखो फिर से। अब हम स्लाइडिंग है, अब रोल नहीं कर रहा, ऐसे है। तो ये देखो यहाँ तक गया तो ज्यादा नहीं गया ना। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा था तभी तो नहीं जा पाया, अब रोल करके जाएगा। ये देखो ये स्लाइडिंग में नहीं, अब रोल करके दिखाओ जरा, रोल करो। ये देखो कितनी दूर गया, अब स्लाइडिंग में नहीं गया था ना, अब रोल का देखो, ये देखो कितनी दूर गया। अब स्लाइडिंग में नहीं गया था ना, तो बताओ किसमें फ्रिक्शन ज्यादा है? रोलिंग में तो कम है तभी तो वहां तक गया। रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं लगता क्योंकि उसको सिर्फ उस पर घिसकना नहीं पड़ता है, उसमें सिर्फ उसको ऐसे ऐसे होना है। रोल करने में क्या है? ड्रैग नहीं करना है। और इसमें मूवमेंट करना, इसको सिर्फ ऐसे ऐसे घूमना है। तो इसलिए अगर तुम्हारी साइकिल में लॉक है, तुम खींच के ले जाओ, तब तुम्हें अच्छा लगेगा कि उसका लॉक तोड़ दो और फिर ऐसे चला के ले जाओ। इसका मतलब है कि आप ऐसा करके देख लेना, ब्रेक लगा लो और पहिए को न चलने दो और तब खींचो साइकिल, इसमें बहुत मेहनत है, फ्रिक्शन ज्यादा। तो इसका मतलब है, सुनिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बैठ, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस। अगर जैसे ये देखो, तुम एक बैट को ऐसे फेंको जमीन में तो वो ज्यादा दूर जाएगी कि बॉल को रोल कर दो, लुढ़का दो वो। तो इसका मतलब है कि रोल करने में फ्रिक्शन कम हो जाता है ना। तो इस तरीके से तुम्हारा जो व्हीकल है वो जमीन पे क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। इसलिए, और जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 1000 गुना कम, इतना बड़ा। तो इसीलिए पहिए का आविष्कार बहुत बड़ा आविष्कार माना है। कोई पूछे कि विच इन्वेंशन इज द मोस्ट क्रिटिकल, और बिल्कुल ऐसा हो कि जिसने फेज का ट्रांसवर्सल कर दिया हो, तो दैट इज द व्हील। व्हील के आने से सब कुछ आ जाएगा। अगर कोई नई जनरेशन आए और उसे कुछ न मालूम हो, तुम उसको एक व्हील दे देना, वो अपने आप यहाँ तक पहुँच जाएगा। सिर्फ व्हील का आविष्कार तुम उसे दे देना, उसमें अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन। स्टीम इंजन भी तो हो सकता है, वो सब बात की बात है, लेकिन व्हील होने से फिर उसके माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। चलिए, एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि अगर न्यू जनरेशन है, मान लो कैटास्ट्रोफ की वजह से या प्रलय की वजह से सब लोग मर जाए, तो तुम्हें एक क्या सूचना देना चाहोगे? बोले हम उन्हें एक व्हील गिफ्ट देना चाहेंगे। तो व्हील अगर दे दोगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। बिना व्हील के तो बहुत 1000 साल पहले की बात है, और जो व्हील है वो 3000 साल पहले की बात है। 3000 साल में हमने कितने प्रगति की है, और उसके पहले का 10,000 साल, तो वो उसमें कुछ इतना खास नहीं हो पाया। और ये देखो, तो यहाँ पे क्या दिखाया है दूसरे केस में, सेल को रोल डाउन कर रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं अपने में? तो रोल डाउन करने में कितनी दूर जा रहे हैं, नहीं, और स्लाइड करने में नहीं जाएगा। ओके, अब तो अगला पॉइंट क्या हुआ बताइए? रिया क्या लिखे? So sliding friction is more than the rolling friction.
देखो इस बात को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग friction. Okay, now define friction and write its 5 properties. यही जो 5 प्रॉपर्टी यही लिखना है. Define बस एक लाइन की, कुछ बनाना नहीं है, सिर्फ लिखने वाली चीज. Define friction. What helps us to move on road? So write 5 properties of friction. See, friction is caused by the surface irregularities. See figure 12.5. इसमें दिखाया गया है कि मान लो ऐसे सरफेस है और वो दोनों सरफेस से कांटेक्ट पे हैं. ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, दूसरी सरफेस में भी ऐसे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होंगी, वो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर उन दोनों को चलाया जाए तो क्या होगा, सर वो बहुत अटक के चलती है. ठीक है. सो फ्रिक्शन की वजह क्या है, देयर आर वेरी इरेगुलरिटीज. चलो, सो फ्रिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू irregularities on surface. Let us see. मान लीजिए कि ये देखो, अगर ये इस पर चल नहीं रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, इसमें बहुत फाइन क्या होगा, बहुत इसमें इरेगुलरिटीज है. जैसे ये स्मूथ नहीं है, छू के देखो, और ना ये इतना स्मूथ है, तो इसलिए ये अभी चल देना चाहिए इतने पे, क्योंकि ये देखो ये चल दे रहा है. तो रोलिंग फ्रिक्शन में बहुत कम फ्रिक्शन है. रोलिंग में क्या है बताओ, कम फ्रिक्शन है. और जबकि स्लाइड करें इसी चीज को, तो स्लाइड करने पे क्या होगा, देयर विल बी टेबल उठा टेबल को ऊपर करके करे तो हो सकता है. ये देखो, मान लीजिए चलो ये देखो, तो ये स्लाइड नहीं हो रहा ना, लेकिन अगर ये रख दो तो क्या रोल हो जाएगा, ये हो गया, और ये नहीं हो रहा है. इसका मतलब है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इतना तक में भी रोल नहीं हो रहा अब. और जबकि ये देखो, ये तो ऐसा ही हो गया, और ये अभी तक नहीं हो रहा है. इसको पूरा ही थोड़ा सा कर तब भी हो. और ये देखो इसमें, तो इसमें भी क्या है, ये हो रहा है. तो इसका मतलब है इन दोनों सरफेस के बीच में क्या है, देयर इज इरेगुलरिटी. अगर हम इसको सैंड पेपर चाहिए, सैंड, हाँ फिर से समझो कि फ्रिक्शन क्यों होता है. फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, गैप्स होंगे या इरेगुलरिटीज है, जिसमें वो फंस जाते हैं. तो इसकी वजह से उनके बीच में क्या होगा बताओ, फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन बिटवीन, इधर देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज. इफ वी स्मूदन देम, अगर हम उसको थोड़ा स्मूथ कर दें तो फ्रिक्शन क्या रिड्यूस हो जाएगा. सो लाइक दिस, अगर हम टेबल को थोड़ा ऊपर करके करते हैं तो फिर हो सकता है. या उसको सैंड पेपर से घिस लें, तो सैंड पेपर से घिसने से कोई चीज स्मूथ हो जाती कि नहीं. सो फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस, ऐसा आपके 12.5 फिगर में देखो कैसे, बुक वैसे टेबल पर है. कभी कभी आपके स्कूल में ऐसी टेबल भी होती है क्या, जो थोड़ी सी बेंट होती है, झुकी हुई होती है, उस पर डेस्क पे लिख सकते हो, फिर भी उससे बुक रुकी रहती है, गिरती क्यों नहीं है, क्योंकि इरेगुलरिटी है.
सरफेस इज ड्यू टू इरेगुलरिटीज का मतलब है उनमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं. द सरफेस इज रफ. तो बिटवीन ये ड्यू टू रफनेस, जिसे इरेगुलरिटीज न समझ में आए तो वो क्या लिख देगा? रफनेस. या ये लिख सकता है अनइवन सरफेस. क्या लिख सकता है? सरफेस. अब जरा देखो तो थोड़े में भी होने लग गया, घूमने लग गया. अगर आपने किसी चीज पर फोर्स लगा दिया, आप एक बात बताओ, जैसे एक बर्फ का टुकड़ा है और उसको आप कोई ऐसी पानी की झील है जो जम गई है और थोड़ा सा धक्का दो तो क्या बर्फ का टुकड़ा बहुत आगे चला जाएगा? वो रुकेगा नहीं, आपको यहाँ तक कि दिखेगा भी नहीं. तो उनके बीच फ्रिक्शन कम है ना, तभी तो वो बर्फ का टुकड़ा बर्फ पे ही स्लाइड करता चला गया. तो इस तरीके से यहाँ हमने क्या देखा कि उनके बीच बहुत कम फ्रिक्शन था. लेकिन तुम ये सोचो अगर अलमारी को धक्का दो तो क्या अलमारी चलती ही चली जाएगी? नहीं चलती चली जाएगी, रुक जाएगी. यू हैव टू कीप इट पुशिंग कंटिन्यूअसली इफ यू वांट टू मूव इट. ठीक है, कंटिन्यूअसली. किसी अलमारी को मूव करने के लिए, अलमीरा को मूव करने के लिए आपको उसे लगातार पुश करना पड़ेगा. नहीं तो आप अपने गाड़ी का इंजन एक बार स्टार्ट करते, ऑफ कर देते, बस गाड़ी चलती रहती. क्यों लगातार चलाते हो? क्योंकि ज़मीन में फ्रिक्शन है. तो फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए मैंने दिखाया नहीं था 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगातार लगाना पड़ेगा. सर 10 न्यूटन का लगाया. 10.1 न्यूटन लगा. थोड़ा सा लगाया. अब जरा देखो. हाँ सक्शन कप किसको वजह से सर? बोल. सक्शन कप. सक्शन कब का आगे बताएंगे, बट सीधी बात है, इसको निखिल रिपीट करेंगे. निखिल रिपीट करो बेटा. यस, जैसा कि निखिल ने हम सबको बता दिया है अपनी मुस्कुराहट से कि यू हैव टू कंटिन्यूअसली. और किस फिगर में है ये बात देख लो, इन्होंने हर चीज़ यहाँ दिखा दी. वो अलमीरा का फिगर दिखाना है, सब लोग देख लो कितना अच्छा बताते हैं. 12.6. So like this. हाँ. Yes. So you have to continuously push the box to make it move. Why you have to continuously push it? सर ये फ्रिक्शन बनता है. फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन को काउंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पुश करना पड़ेगा. तो यहाँ पर है कि अब जरा देखो, फ्रिक्शन खराब चीज़ है. हम लोग नहीं चाहते कि हमारी मशीन्स में फ्रिक्शन हो. घिस जाती है कि नहीं? या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कई बार क्या होता है कि जो रनर्स हैं उनके जूते के सोल घिस जाते हैं, तो घर में डांट पड़ती, भाई कितना दौड़ते हो, तुम्हारे जूते ही घिस जाते हैं. ऐसा होता है कि नहीं? तो इस तरीके से फ्रिक्शन की वजह से आपके बुक्स में क्या जूते बने हैं जिनके सोल घिसे हुए हैं? जरा चेक तो करो. कैसे बना है? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए इसमें मैं नेल हिट करूं तो नेल अंदर चली जाए और फिर निकालने की कोशिश करूं तो नेल ना निकले. क्यों नहीं निकलती? क्योंकि जो नेल है और वुड है उनके बीच फ्रिक्शन है, वो उसे बाहर नहीं आने देगा. So like butterfly. बात समझ आई? अगर तुमने नेल है और वुड में डाला तो वो अंदर जाती जाएगी, लौट के क्यों नहीं आती? और डालने में भी फोर्स चाहिए. सो ऐसा भी फिगर आपकी बुक में बना हुआ है कि नेल कैन बी हैमर्ड. ये हैमर है तो हैमर से मार रहा है नेल, तो अंदर क्यों जा रही बताइए? ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन एक एविल है, लेकिन ये जरूरी एविल, एक बुराई है, लेकिन फिर भी आवश्यक बुराई है, नेसेसरी है. जैसे दूसरा हम butterfly होता चल है. नहीं सकते. तो जैसे butterfly होता है. हाँ, पहली चीज है कि नेल कैन बी फिक्स्ड इन वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन. Nail can be fixed due to friction. अच्छा, सेकंड फिगर देखो. सेकंड क्या दिख रहा है कि दैट इज सोल ऑफ आवर शूज वियर आउट. तो हमारी स्लीपर्स है या शूज है तो स्केट्स के टायर भी घिस जाते हैं जब नए होते हैं, तो उनमें ग्रिप रहता है. तो सोल ऑफ आवर शूज वियर आउट. वियर आउट का मतलब क्या? घिस जाना.
ड्यू टू फ्रिक्शन घिसना, ड्यू टू फ्रिक्शन। जैसे अगर आप सैंड पेपर को इस पर रगड़ो तो क्या इसकी लकड़ी निकल जाएगी थोड़ी थोड़ी, तो उसी तरीके से हमारे पैर थोड़ा थोड़ा स्किड भी करते हैं जमीन पे, जब हम चलते हैं तो फिसलते हैं, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे उसका नीचे का जो सोल है या लेदर है वो निकलता चला जाता है। अच्छा, क्या व्हेन यू रब योर पाम देयर इज सम वार्मथ प्रोड्यूस्ड, यस सर। ऐसे ही जब हम मैच स्टिक में जो फास्फोरस लगाएं उसको उसकी स्ट्रिप पर घिसते हैं तो क्या वार्मथ आएगी? यस सर। क्या वही उसका नेसेसरी इग्निशन टेम्परेचर है Yes. विच इज नेसेसरी टू बर्न इट उसमें, ठीक है कि नहीं? लेकिन सर अगर उससे कुछ जैसे इस पे हाथ का से रगड़ोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। और अगर वो स्ट्रिप घिसते घिसते इतनी घिस जाए कि अब उसमें फ्रिक्शन बचे ही ना, तो ऐसे में अगर आप मैच स्टिक करोगे तो मम्मी कई बार बार घिसती हैं और माचिस नहीं जलती, क्योंकि नेसेसरी फ्रिक्शन या इग्निशन टेम्परेचर नहीं होता। और नई माचिस की डिबिया है तो तुरंत जल जाएगी, और पुरानी हो जाए स्ट्रिप तो जलेगी। तो इसलिए क्या होगा कि अगर टू सरफेस व्हेन मूव अगेंस्ट फ्रिक्शन देन दे प्रोड्यूस हीट, उससे क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसा आपकी बुक में दिखाया गया है कि वो हाथ को ऐसे रब करने पर वार्मथ आ रही है, या मैच बॉक्स में ये ऐसे घिसने पर वार्मथ है, और उससे क्या होगा कि वो जल जाएगी, ठीक है? मतलब जिस चीज से हम लोग करेंगे फिर उसमें आएगी। हाँ। और अगर सिर्फ तो ऐसा है तो उसकी जगह किसी दूसरे से करेगा तो नहीं होगा। सो देखिए, स्ट्राइकिंग ए मैच स्टिक ऑन स्ट्राइकिंग a match stick on box produces fire by due to friction। ऐसा किस वजह से होगा? ड्यू टू, तो फ्रिक्शन की वजह से फायर प्रोड्यूस होगी। अब जरा देखें, मान लीजिए अगर टायर में इसमें क्या किया जाता है, थ्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन, चिकने ना हो। ये टायर है, मान लीजिए सीएट का टायर है, कोई कंपनी या एमआरएफ का, ट्रैक्टर का। तो इसमें ट्रैक्टर का टायर है, तो ये देखो इसमें क्या है, इट इज टियर्ड, तो इसमें बीच बीच में क्या किया गया बताइए, थ्रेडेड लिखा है, तो उससे फ्रिक्शन इंक्रीज जाएगा, खेतों में कहीं भी जाएगा, ये फिसलेगा नहीं, तो इसमें ट्रेडिंग की गई है। एंड फिर ये बहुत जल्दी नहीं क्या घिसता है। आपने कभी ऐसा देखा है कि जो रनर्स के शू हैं उनमें बहुत बड़े बड़े स्पिंडल्स निकले होते हैं, हाँ, ठीक है। जिस और ऐसे जो नॉर्मल शू उसमें नहीं रहेंगे, तो उससे उनको एक स्प्रिंग एक्शन भी मिलेगा और साथ में ग्रिप भी मिलता है। सर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता तो है। फ्रिक्शन जिससे वो कभी भी फिसले नहीं, कहीं पर भी दौड़ेंगे तो फिसले नहीं। तो इसी तरीके से टायर्स हो या शूज हो रनर्स के, दे आर नेट थ्रेडेड। शूज भी होते हैं सर। सर हाँ। फुटबॉल वाले शूज स्टड शूज, वही स्टड शूज से क्या होता है कि एक तरीके से जब वो पैर रखेगा तो उछल जाएगा, तो वो ऊपर भी उछालते हैं, साथ में वो आगे भी बढ़ेगा। स्पाइक्स होते हैं। स्पाइक्स होते हैं कि नहीं होते? तो वही चीज है, टायर्स आर ऑल्सो थ्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इससे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा एंड अवॉइड स्किडिंग। इससे क्या होता है? एंड अवॉइड स्किडिंग। इससे कि ये कह दो कि मेरी गाड़ी स्किड कर गई थी, कहाँ पे? माउंटेन पर, फिसल के नीचे खाई में, खाटी में, ऐसा हो जाता है कि नहीं? तो हम लोग कल और देखेंगे कि फ्रिक्शन के क्या क्या। थोड़ा सा भी उठाया सुबह 9 बजे आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास है, 9 o'clock, 10:45। क्लास